दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत कैलाश। यही वो जगह है जहां ऊंचे हिमालय शिखरों का सिलसिला लगभग खत्म होता है और विशाल तिब्बती पठार शुरू होती है। हड्डी गलाने वाली ठंडी हवाएं, आसमान को छूते पर्वतीय दर्रे और रेगिस्तान सी बंजर मिट्टी। हजारों सालों से पृथ्वी का यह हिस्सा किसी ने नहीं जीता था, लेकिन 1.5 शताब्दी पहले भारत के सबसे महान सैन्य जनरल के नेतृत्व में एक सेना हजारों किलोमीटर दूर अपने घर से निकली, हिमालय के इन घातक और अनजाने दर्रों को पार कर कैलाश मानसरोवर की छाया तक पहुंची और वो कर दिखाया जो इससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था और ना इसके बाद किसी ने। लेकिन फिर वो सेना हमेशा के लिए गुम हो गई। क्या इसका रहस्य इस क्षेत्र के अद्वितीय भूगोल में छिपा है? इस सवाल का जवाब खोजने और इस क्षेत्र के बारे में और अच्छे से जानने के लिए मैंने डिसाइड किया पृथ्वी के इस सबसे अनोखे और पवित्र जगह जाने का। और क्या पता इन सब चीजों का जवाब ढूंढते ढूंढते इन रहस्यमय पहाड़ों में मुझे शिव की कोई निशानी भी मिल जाए। एंड सो आई पैक माई बैग्स, दिल्ली से एक 6 घंटे की ट्रेन पकड़ी और पहुंच गया लखनऊ। तो यह है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज एंड यहाँ की राजधानी, जहां से हम शुरू करेंगे अपनी जर्नी टू कैलाश मानसरोवर। ट्रिप शुरू करने से पहले 3 सवाल जिनके जवाब हम इस जर्नी के दौरान ढूंढने की कोशिश करेंगे, which will hopefully make watching this video even more constructive and fruitful. तो पहला सवाल, कैलाश की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस तो हम सभी जानते हैं, पर भौगोलिक रूप से वो क्या चीजें हैं जो बनाती हैं इस क्षेत्र को दुनिया में बेहद ही खास। दूसरा सवाल, क्या इंस्पायर किया था जोरावर सिंह को दुनिया के इस सबसे दुर्गम क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए, वो चीज जो उनसे पहले आज तक किसी ने नहीं करी थी, और ओवरऑल इस एक्सपीडिशन में क्या क्या हुआ था। और तीसरा सवाल, कैलाश पर्वत के पास 2 ट्विन लेक्स हैं, मानसरोवर और राक्षसधार, बिल्कुल ही साथ साथ है, लेकिन एनर्जी और स्टोरीज में लिटरली ऑपोजिट है। ऐसा क्यों, और क्या इसका कोई ज्योग्राफिकल या भौगोलिक रीजन भी देखने को मिलता है क्या? तो डे 1 ऑफ कैलाश यात्रा, आज हम निकलेंगे लखनऊ से एंड पहुंचेंगे नेपाल बॉर्डर पर एक जगह है नेपालगंज, वहां तक जाएंगे। पहुंचने में लगेंगे करीब 5 घंटे। तो चलते हैं आगे। नेशनल हाईवे 927 पर चलते हुए लखनऊ से नेपालगंज का सफर ऊपर से भले एक आम भीड़ भाड़ वाला हाईवे लगे, लेकिन इसके रास्ते में ऐसी परतें हैं जो सिर्फ ध्यान से गौर करने वाले ही महसूस कर पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस पर चलकर आप एक ही दिन में अवध के गंगा के मैदानों से निकलकर हिमालय के फुटहिल्स पर बसे तराई के इलाके में प्रवेश करते हैं, जहां लंबी घास के मैदान, दलदली जमीन और साल के घने जंगल आपका स्वागत करते हैं। और फिर यहां से हम पहुंच जाते हैं नेपाल की धरती पर। यह सफर उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सभ्यता। थोड़ा आगे बढ़ते ही इस यात्रा में आपको कैलाश मानसरोवर की पहली सुगंध मिलती है, विशाल घाघरा नदी के रूप में। वो इसलिए क्योंकि इस नदी का पानी सीधा कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र से आ रहा है और ये नदी अब हमारे साथ साथ एक मार्गदर्शक की तरह तिब्बत तक चलेगी। विस्तार में आगे और जानेंगे। इस नदी को पार करते ही आप गंगा के मैदानों से बहराइच के तराई क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद रुके हैं इस ब्रेक पॉइंट पे ऑन आवर वे टू नेपालगंज। अभी घाघरा रिवर को जस्ट क्रॉस किया है। ये है बहराइच रोड जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, और ये है व्हीकल्स जिसके थ्रू हम जा रहे हैं। तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं एंड देन चलते हैं आगे। लखनऊ से लगभग 4 घंटे और बहराइच से 2 घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉसिंग पर रुपहेड़िया। तो अभी इंडिया बॉर्डर क्रॉस किया है, इंडिया नेपाल बॉर्डर, और वो सामने इंडिया का बॉर्डर, वो जो है वो गेट नेपाल का। एंड अब एंटर गए हैं नेपाल में। यहाँ पे एक गाड़ी का परमिट बनवाना होता है, वो बनवा रहे हैं।
लेफ्ट में और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेपालगंज, यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर, तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। चलते हैं आगे। रुपैडिया को पार करते ही हम नेपाल की सीमा में कदम रखते हैं और पहुंच जाते हैं नेपालगंज। सतह पर यह एक व्यस्त बॉर्डर टाउन है, लेकिन इसकी परतों में सदियों की कहानी दबी है। राणा शासन के समय यह एक अहम व्यापारिक केंद्र था, जहां से हिमालय और मैदानों के बीच घोड़े, नमक और ऊन के कारवां गुजरते थे। यहाँ की गलियों में आज भी वह हलचल महसूस होती है, मानो सदियों पुरानी आवाजें हवाओं में तैर रही हों। यहीं पर स्थित है श्री भागेश्वरी धाम का प्रसिद्ध मंदिर, जो स्थानीय आस्था का केंद्र है। यहीं पर है नेपालगंज का छोटा सा लेकिन बेहद ही अहम एयरपोर्ट। तो अराउंड 4.5 आवर्स की ड्राइव के बाद पहुंच गए हैं अपने होटल नेपालगंज में, होटल सिद्धार्थ। ये है होटल, अंदर चलते हैं। तो यह है इस होटल का रूफ टॉप रेस्टोरेंट और सामने खूबसूरत नेपालगंज का टाउन। नेपालगंज की इस खूबसूरत सांझ को हमारा सफर एक दिन के लिए ठहर जाता है, कल नई दिशाओं के साथ फिर आगे बढ़ने के लिए। तो सुबह के बज रहे हैं 5 नेपालगंज में इन नेपाल। डे 2 ऑफ आवर जर्नी। आज हम निकलेंगे नेपालगंज से टू सिमिकोट विच इज ऑल्सो इन नेपाल। फ्लाइट से करीब 50 मिनट की फ्लाइट है। एयरपोर्ट पास ही है, ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है नहीं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। थोड़ा सा वेदर पे भी डिपेंड करता है, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। होपफुली फ्लाइट शुड नॉट गेट डिलेड, क्योंकि छोटी फ्लाइट्स होती है। सो या लेट्स सी हाउ इट गोज एंड चलते हैं आगे। तो गाड़ी में हमारे सारे लगेजेस रखे हुए हैं, फिर जाएंगे टू द एयरपोर्ट और वी विल गो इन सेपरेट कार्स टू द एयरपोर्ट। तो इस कॉन्फिडेंस से आप लेकर 2-3 घंटे के डिले के बाद पहुंच गए नेपालगंज एयरपोर्ट, ये सामने, एंड चलते हैं टू बोर्ड द फ्लाइट। तो चेक इन कर लिया नेपालगंज में एंड वेटिंग फॉर द फ्लाइट। ये है पोस्ट सिक्योरिटी एरिया नेपालगंज में, एंड सामने वेटिंग फॉर फ्लाइट। छोटा प्लेन होगा which will take us to Simikot. So after a super long delay, heading to Simikot on planes में सामने। छोटा सा एयरपोर्ट है नेपालगंज का। यहाँ बड़े रनवे या विशाल विमानों का शोर नहीं, बस एक छोटा सा टर्मिनल और बाहर खड़े कुछ छोटे 18-20 सीटों वाले टर्बो प्रॉप प्लेन। लेकिन इनकी उड़ानें ही हैं जो नेपाल के सुदूर हिमालयी इलाकों को बाकी दुनिया से जोड़े रखती हैं। इस विमान में बैठते ही जैसे ही इसके इंजन की गड़गड़ाहट बढ़ती है और विमान रनवे पर दौड़ता है, नेपालगंज की हरी भरी तराई पीछे छूटने लगती है। कुछ ही मिनटों में जमीन समतल से लहरदार पहाड़ियों में बदल जाती है। यहाँ से घाघरा नदी का नाम बदलकर अब करनाली नदी हो जाता है, जो नीचे सफेद रिबन की तरह लहराती हुई दिखती है। गांव छोटे छोटे खिलौनों जैसे और बीच बीच में आते हुए बादल रंगों का एक अद्भुत समागम बनाते हैं। फ्लाइट के बीच में अचानक घाटियां इतनी संकरी हो जाती हैं कि लगता है जैसे विमान के पंख उनके किनारों को छू लेंगे। पायलट के हल्के से मोड़ के साथ बादलों को चीरते हुए हम और ऊपर चढ़ते हैं और लगभग 45 मिनट के उड़ान समय के बाद हमारे सामने अचानक दिखता है सिमिकोट का खूबसूरत रनवे। तो यह है खूबसूरत सिमिकोट का गांव। ब्यूटीफुल विलेज, चारों तरफ हिमालय के पहाड़ों से ढका हुआ एंड क्लाउड्स आर hovering in the sky। तो किसको भी सिमिकोट है नेपाल की नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हुम्ला का एंड सामने है सिमिकोट का एयरपोर्ट। नेपाल का यहाँ 45 मिनट लगे पहुंचने में। सिमिकोट है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2975 meters ऑफ सी लेवल। सिमिकोट पहले टाइम पे तिब्बत में था सॉल्ट ट्रेड रूट का पता था। तो तिब्बत से सॉल्ट और वुल आता था, नेपाल से ग्रेन्स जाते थे टू तिब्बत। करनाली नदी के किनारे पड़ता है, तो हमने रास्ते में ऑन फ्लाइट आते हुए देखी थी करनाली। और मेजर रिवर जो
कैलाश एरिया से निकलती है एंड इंडिया में जब प्लेन में पहुंची है तो उसको कहा जाता है घाघरा रिवर, जो हमने अपने रास्ते में देखी थी व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम लखनऊ टू नेपालगंज। तो यहाँ से हम लेंगे हेलीकॉप्टर एंड पहुंचेंगे हिल्सा। हिल्सा है वाटर टाउन बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल। एसेंशियली वो सामने हेलीकॉप्टर वहां से आ रहा है। एसेंशियली हिल्सा पड़ता है रेड प्लेटो रीजन में एंड वाटर को डिवाइड करती है कर्नाली नदी। तो ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है बिटवीन हिल्सा एंड फ्रॉम नेपाल टू तिब्बत। एक ब्रिज क्रॉस करते हैं जो कर्नाली नदी पर बना हुआ है। तो चलते हैं आगे। लेट्स सी हाउ इट गोस। पहाड़ों पर बहुत एयरपोर्ट्स देखे हैं मैंने, पर खूबसूरती और रनवे की लोकेशन के हिसाब से सिमिकोट का एयरपोर्ट हैज टू बी राइट अप देयर अलोंग विद लुकला एयरपोर्ट, जो पड़ता है एवरेस्ट बेस कैंप के रास्ते पर। तो जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में टू हिल्सा। तो सामने हेलीकॉप्टर टू हिल्सा। हेलीकॉप्टर राइड्स तो मैंने पहले भी की है, लेकिन सिमिकोट से हिल्सा तक का यह आधे घंटे का सफर मेरी जिंदगी का सबसे अद्भुत अनुभव था। ऊपर नीले आसमान में तैरते बादल और नीचे एक ऐसा दृश्य जो मानो दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी सुना रहा हो। सिमिकोट पड़ता है भारतीय प्लेट पर, हिमालय की हरी भरी वादियों के बीच, और कुछ ही मिनटों में यही हेलीकॉप्टर हमें ले जाता है हिमालय के उस पार तिब्बती प्लेट पर, जहां बंजर पहाड़ अपनी कठोरता और रहस्य के साथ खड़े हैं। लेकिन इस सफर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हवा में उड़ते उड़ते हमें साफ दिखाई देती है वो सटीक रेखा, वो जगह जहां ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से टकराकर हिमालय का जन्म करती है और नीचे कर्नाली नदी डीप गॉर्ज या गहरी खाई तराशती हुई बहती है, जिसके दोनों तरफ के लगभग सीधे सपाट पहाड़ों के बीच से हमारा हेलीकॉप्टर जाता है। और इसी खाई के अंत में जहां ये घाटी अचानक खुलने लगती है, वहीं इसके मुहाने पर नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बसा है छोटा सा कस्बा हिल्सा, आज की हमारी यात्रा का अगला पड़ाव। तो हेलीकॉप्टर आफ्टर 30 मिनट्स हेलीकॉप्टर राइड पहुंच गए हिल्सा। हिल्सा हेलीकॉप्टर से ये सामने हिल्सा का छोटा सा विलेज, बॉर्डर चेक पोस्ट नेपाल की। ये बह रही है कर्नाली नदी और इस नदी के क्रॉस वो है चाइना की पोस्ट। इस नदी को हम ब्रिज से क्रॉस करेंगे मोस्ट लाइकली कल। सामने उस ब्रिज से मोस्ट लाइकली हम क्रॉस करके पहुंचेंगे चाइना। पहुंच गए हैं अबाउट 3600 मीटर्स पे हिमालय के नॉर्थ साइड में ऑन तिब्बतन प्लेट। ब्यूटीफुल हेलीकॉप्टर राइड थी। हमने अपनी आंखों से टेरेन चेंज होता हुआ देखा, कैसे हम हिमालय से ट्रांस हिमालय में एंटर करे हैं। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। चलते हैं अपने रेस्ट हाउस में। है हिल्सा का रेस्ट हाउस, होटल स्नो लाइन। लेट्स सी आज हिल्सा में रुकते हैं या बॉर्डर क्रॉस करते हैं। मोस्ट लाइकली हिल्सा में रुकेंगे। बॉर्डर क्रॉसिंग से सुविधा है तो बॉर्डर क्रॉसिंग पूरे ग्रुप की करनी होती है, तो सब लोगों को इकट्ठे आना पड़ता है, देन बॉर्डर क्रॉसिंग। वैसे एट द सेम ऑल्टीट्यूड ट्रांस हिमालयन रीजन जहां हिल्सा भी पड़ता है, वहां ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू द हिमालयन रीजन। इसकी दो वजह हैं, एक तो एब्सेंस ऑफ ट्री लाइन और दूसरा तिब्बतन प्लेट जहां है ट्रांस हिमालयास इंक्लूडिंग कैलाश रेंज भी is less dense compared to the Himalayan plate, जहां है हिमालयस, which leads to slightly low gravity here, thus leading to less dense atmosphere and hence lower oxygen levels. इसीलिए यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी करने पर slightly more breathing issues होते हैं compared to the Himalayan region. हिल्सा के गेस्ट हाउस में चेक इन करने के बाद we called it a day. कल हम बॉर्डर क्रॉस करके फाइनली एंटर करेंगे इन तिब्बत। तो ये है हिल्सा। आज हम निकलेंगे हिल्सा से और बॉर्डर क्रॉस करेंगे, एंटर करेंगे इन तिब्बत। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। सामने ही है चाइना की इमिग्रेशन पोस्ट, तो चलते हैं एंड क्रॉस करते हैं बॉर्डर। तो ये बॉर्डर, ये ब्रिज जो जोड़ता है नेपाल को तिब्बत। चाइनीज इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम आखिरकार प्रवेश करते हैं पश्चिमी तिब्बत की उस धरती पर जहां कदम रखने का सपना
मैंने बरसों से देखा था। सच है, यह सफर ग्रुप वीजा तक सीमित है। ज्यादा इधर उधर भटकना मुमकिन नहीं, लेकिन इस भूमि पर खड़ा होना ही अपने आप में बहुत है, क्योंकि पृथ्वी का एक बहुत अनोखा भाग है ये, जहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर की लेक तो है ही, पर जैसा मैंने शुरू में बोला था, यहाँ पर ऊंचे हिमालय पर्वतों का सिलसिला कैलाश रेंज के साथ लगभग खत्म होता है, एंड जिसके बाद शुरू हो जाता है द ग्रेट तिब्बतन प्लेट्यू। इस क्षेत्र के भूगोल को समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। लगभग 1000 साल पहले आज के लद्दाख में एक इंडिपेंडेंट राज्य की नींव रखी नियमगौन ने, जिसको बाद में उन्होंने अपने बच्चों में 3 हिस्सों में बांट दिया। मर्युल, जो आज के लद्दाख का पुराना नाम था, संस्कार स्पीति, जिसमें संस्कार आज लद्दाख का ही भाग है, और वेस्टर्न तिब्बत का ये हिस्सा। इन तीनों भागों को मिलाकर बोला गया नारी खोरसम। लिटरल मीनिंग, समय बीतने के साथ नारी खोरसम का विस्तार सिकुड़ता गया और आखिरकार सिर्फ पश्चिमी तिब्बत ही इसका केंद्र रह गया, जिसको हम 3 ब्रॉड हिस्सों में बांट सकते हैं। उत्तर में रूटोक, जिसमें पेंगोंग झील का पूर्वी भाग भी आता है, मध्य में गूज और दक्षिण में बुरांग। इस भाग के पूर्वी छोर पर है एक बहुत अहम पर्वतीय दर्रा मयूम। ये सब चीजें हमारी जर्नी और आगे की कहानी में एक क्रिटिकल रोल प्ले करेंगी, जब हम जोरावर सिंह के इस रीजन में मिलिट्री एक्सपीडिशन के बारे में और जानेंगे। आज इस क्षेत्र को 7 काउंटीज में बांटा जाता है और इसे कहा जाता है नारी प्रीफेक्चर, एंड इसी की बुरांग काउंटी में लगभग 1 घंटे की बस राइड के बाद हम पहुंच जाते हैं एंशिएंट बट नाउ आल्सो मॉडर्न टाउन ऑफ पुरांग में। तो ये है खूबसूरत पुरांग। हम आ गए हैं तिब्बत में, हिमालय के दूसरी तरफ हिल्सा क्रॉस करके। हिल्सा जो कि नेपाल में था, वहां से आ गए हैं पुरांग में। बीच में था इमिग्रेशन चेक पॉइंट, जहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली अलाउड नहीं थी, तो वो गैप एरिया। ब्यूटीफुल प्लेस, डिसेंटली बिग टाउन एक्चुअली। पुरांग का पुराना नाम टकलाकोट है, इज एन एंशिएंट टाउन। 3900 मीटर्स पे है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत टाउन है, प्रीटी वेल बिल्ड। सामने की पहाड़ियां, खूबसूरत पहाड़ियां, और उन पहाड़ियों के उस तरफ कहीं है टोयो का टाउन, टोयो का विलेज। टोयो का विलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विलेज, क्योंकि यहीं पर जोरावर सिंह मेड हिज लास्ट स्टैंड। यहीं पर जोरावर सिंह वाज मार्टिर्ड इन हिज फाइनल बैटल, और वहीं पर लोकेटेड है जोरावर सिंह की सिमेट्री अलोंग विद सिमलिंग मोनेस्ट्री। हालांकि बिकॉज ऑफ ग्रुप वीजा रिस्ट्रिक्शंस वहां पे जाना अभी अलाउड नहीं है, so I wouldn't be able to visit there. But beautiful place of पुरांग। यह पुरांग का होटल जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, एंड ये है उस होटल की लॉबी। अपर कर्नाली नदी के किनारे पुरांग बसा है कैलाश रेंज की सबसे ऊंची पीक कुर्ला मंदाता एट 7694 मीटर्स की छाया में, जिसको हम कल देखेंगे। अभी मैं निकला पुरांग का टाउन एक्सप्लोर करने और आगे के ट्रैक के लिए कुछ चाइनीज चॉकलेट खरीदने। बैक साइड पे आ गए हैं पुरांग के मेन रोड से। शॉप्स का साइज थोड़ा छोटा हो गया है, रोड थोड़ी नॉर्मल हो गई है, बट स्टिल तब भी ठीक है चलती। वैसे पुरांग पहले एक इम्पोर्टेंट फोर्ट टाउन था और इसीलिए इसका पुराना नाम था टकलाकोट, जिसको लद्दाखी और तिब्बतन में टकला खार भी बोला जाता था। इस लाइवली टाउन में एक खूबसूरत शाम बिताने के बाद वी कॉल्ड इट अ डे, इस उम्मीद के साथ कि कल हमें फाइनली दिखेगी मानसरोवर और कैलाश पर्वत की पहली झलक। तो ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स इन पुरांग या टकलाकोट। आज हम निकलेंगे यहाँ से टू मानसरोवर लेक। करीब 2 से 3 घंटे के बीच की ड्राइव होगी टू द लेक, एंड वहाँ पे एक लेक का राउंड लगाएंगे, and then we'll stay on the shores of the beautiful and holy Mansarovar Lake. तो होटल से सामने नजर आ रहे हैं कुछ खूबसूरत पीक्स के व्यू। अगर हम लेफ्ट से शुरू करें तो पहली है कांगशेरिंग 3, 6300 मीटर से ऊपर की पीक। साथ में रक्षा यूराई 3, 6400 मीटर से ऊंची पीक। उसके राइट में है योका पहाड़, हाईएस्ट पीक इन दिस पैनोरामा, 750 मीटर टाइप्स पीक है वो। उसके साथ फिर कांगशेरिंग 1 and 2 पीक्स, 6300 मीटर टाइप्स की पीक्स हैं। अगर हम फिर राइट में मूव करते हैं
देन वी गेट टू लासा, सामने दिखाई दे रही है लासा 1 एंड लासा 2 पीक्स। 6200 से जरा सी कम मीटर की ऊंची पीक्स हैं। एंड ये पैनोरामा एंड होता है विद कचराम पीक्स। 6000 से थोड़ी सी कम है, 5980 टाइप्स की पीक है वो। तो आखिरकार आज हम निकल पड़े अपने असली सफर पर, एक ऐसा सफर जिसमें आज हो सकता है हमें दिखे कैलाश पर्वत। पुरांग से बस कुछ ही दूर निकले थे कि सामने उभर कर आई कैलाश रेंज की सबसे ऊंची चोटी कुर्ला मंदाता, 7694 मीटर्स ऊंची। एक ऐसी चोटी जो अपने अस्तित्व से ही इस पूरे क्षेत्र की भव्यता और भी गहरा देती है। और यहीं से शुरू होती है वो फीलिंग जैसे हम ईस्ट लद्दाख की जमीन पर आ गए हों। वही पत्थरों से ढकी पहाड़ियां, वही खामोशी, बस बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर और उन पर लिखी स्क्रिप्ट थोड़ी बदल जाती है। करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद सामने आती है वेस्ट तिब्बत की 2 सबसे बड़ी झीलों में से एक, राक्षस ताल। तो यह खूबसूरत लगनाक्सो लेक या राक्षस ताल। लगनाक्सो इसलिए क्योंकि ला मतलब माउंटेन पास और NGA ना मतलब 5 इन तिब्बतन, क्योंकि इसे मान्यता है इस लेक के नीचे 5 माउंटेन पासेस हैं। राक्षस ताल एक सॉल्ट वाटर लेक है क्योंकि इसका पानी आता है बारिश से, आसपास के पहाड़ों की बर्फ पिघलने से और छोटे नदी नाले जो यहाँ गिरते हैं उनसे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मानसरोवर झील का पानी भी राक्षस ताल में आता है, एक नेचुरल वाटर चैनल के थ्रू जिसे गंगा चू कहते हैं। तो इस लेक में पानी आने के तो कई सोर्सेस हैं, पर वाटर आउटलेट चैनल्स ज्यादा नहीं हैं, जिससे ये लेक अपना पानी मेनली लूज करती है थ्रू इवेपोरेशन, जिससे पानी तो चला जाता है पर बच जाता है सॉल्ट, मेकिंग दिस लेक ओवर द मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अ सॉल्ट वाटर लेक। हालांकि इस हाईली अनइवन लेक के नॉर्दर्न साइड से सतलुज नदी फ्लो करती है, जिसमें इस लेक का कुछ पानी जरूर जाता है थ्रू सबटेरेनियन वाटर चैनल्स। ऑल्सो इस लेक में 4 आइलैंड्स हैं, सबसे बड़ा टॉक्सरबा, फिर डोला, देन लचाटो और सबसे छोटा डोशरबा। एंड इन्हीं में से एक में ऐसी मान्यता है कि रावण ने यहाँ पर तपस्या करी थी, जिससे इसका नाम राक्षस ताल हुआ। वेस्ट तिब्बत के इस भाग में आने के बाद ऐसा लगता है मानो किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हो, जहां थोड़ा समय बिताने के बाद हम निकले आगे और करीब आधे घंटे के बाद ही पहुंच गए मानसरोवर लेक के किनारे अपने गेस्ट हाउस में। तो पहुंच गए अपने आज के डेस्टिनेशन। ये हमारा प्रॉब्ली गेस्ट हाउस है, ये बसेस जिससे हम आए थे, और ये है हमारा आज का रेस्ट हाउस, ठीक मानसरोवर के सामने। ब्यूटीफुल लोकेशन, थोड़ा सा क्लाउडी स्काई है बट वेरी नाइस। वैसे यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि इस गेस्ट हाउस से भी कैलाश पर्वत नजर आता है, पर जब मैं वहां पहुंचा तो वो घनेरे बादलों के पीछे कहीं छुपा हुआ था। दिल में एक ही आस थी कि आज नहीं तो कल कैलाश पर्वत जरूर दिखेगा। थोड़ी देर बाद मैं मानसरोवर के किनारे निकला। लेक का पानी शांत था, हवा बिल्कुल थमी हुई थी, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े पल का इंतजार कर रही हो। तभी अचानक से मौसम ने अपनी चादर बदली और बादलों के पर्दे के बीच से कुछ ही पलों के लिए सामने आया कैलाश पर्वत। सिर्फ कुछ ही क्षणों के लिए दिखने वाला था ये दृश्य, पर उस एक झलक ने मानसरोवर के पानी और कैलाश के शिखर को एक डिवाइन फ्रेम में बांध दिया। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो और वो पल मेरी रूह के अंदर अमृत की तरह बस गया। उसके बाद हम निकल पड़े बस से मानसरोवर की परिक्रमा के लिए, एक यात्रा जो लगभग 105 किलोमीटर की है और जिसमें हर मोड़, हर किनारा अपने अंदर एक अलग कहानी समेटे बैठा है। रास्ते में फिर थोड़ी देर के लिए मैं रुका मानसरोवर झील के किनारे। तो यह खूबसूरत मानसरोवर लेक है। इस कैलाश मानसरोवर के रीजन से निकलती हैं 4 मेजर नदियां। इस लेक से के रेडियस 100 किलोमीटर के रेडियस से ही इन सब नदियों का ओरिजिन पॉइंट है। वैसे यहाँ इतनी न्यूमरस ग्लेशियर स्ट्रीम्स इन मेजर नदियों में कंट्रीब्यूट करती हैं कि इन नदियों के एग्जैक्ट ओरिजिन पॉइंट्स कई बार चेंज हुए हैं। पर बहरहाल अगर अभी की बात करें तो इन सब में सबसे मेजर नदी है इंडस, जो निकलती है जाबू सो लेक से मानसरोवर के नॉर्थ में। अगली मेजर नदी ब्रह्मपुत्रा अगेन कैलाश और मानसरोवर के नॉर्थ से निकलती है एक ग्लेशियर लेक से। अगली मेजर नदी सतलुज, जैसा हमने देखा
राक्षस ताल के पास से ही जाती है एंड उसमें राक्षस ताल का पानी भी कंट्रीब्यूट करता है। एंड फाइनली इस सफर में हमारी साथी और गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी कर्नाली नदी निकलती है तिब्बत इंडिया बॉर्डर पर एक ग्लेशियर मैप चाचुंगो से, जिसके हेडवॉल पर है मांगशाधुरा माउंटेन पास। इन सब नदियों में या तो कैलाश या मानसरोवर या राक्षस ताल का पानी जरूर गिरता है। वैसे मानसरोवर इज रिलेटिवली मोर सर्कुलर कंपेयर टू राक्षस ताल एंड जिनके बीच में 4 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है एट वेरियस पॉइंट्स। और यही साल 1900 के आसपास तक गोल्ड की माइनिंग भी होती थी, जो फिर उस समय स्मॉल पॉक्स के आउटब्रेक के बाद बंद कर दी गई। वैसे ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि एक एटर्निटी पहले ये दोनों एक ही लेक रही होंगी, जो बाद में सेडिमेंट डिपोजिशन और अर्थ की टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से सेपरेट हो गई। ऑल्सो मानसरोवर के आसपास कई हॉट स्प्रिंग्स भी पाए जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट एब्सेंट है अराउंड राक्षस ताल, अगेन एनहेंसिंग इट्स रेपुटेशन एज द गोस्ट लेक। इसके अलावा मानसरोवर लेक है डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन तिब्बत, लगभग 300 फीट डीप है एट इट्स डीपेस्ट एंड। मानसरोवर लेक की बस से परिक्रमा से आने के बाद वी कॉल्ड इट अ डे। कल अपने सफर को और आगे बढ़ाते हुए हम कैलाश पर्वत के और थोड़ा पास पहुंचेंगे। तो ब्यूटीफुल मानसरोवर लेक इन द मॉर्निंग्स, सन निकल रहा है लेक के पीछे से एंड व्हाट अ प्रिटी साइट। सामने एक मोनेस्ट्री, कैलाश मानसरोवर उस तरफ से दिखाई देता है, अभी बादलों से झुका हुआ है, ढका हुआ है, आई एम सॉरी। एंड गुल्ला मंदाता इस रीजन की सबसे ऊंची पीक दिखाई देती है इस तरफ से, ऑपोजिट टू कैलाश मानसरोवर, अगेन वो भी बादलों से ढकी हुई है। सामने मेरे कुछ स्वैंस, ये है आमंड ब्राउन कलर स्वैंस, जिनको कहा जाता है ब्राह्मणी डक्स। 3 तरह की स्वैंस मानसरोवर में मिलती हैं। एक ये जो हमें दिखाई दे रही है ब्राह्मणी डक्स, सम ऑफ देम माइग्रेट टू इंडिया, चिल्का लेक में मिलती हैं, एंड सम स्टे बैक इन मानसरोवर इन विंटर्स। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है व्हाइट स्टैंडर्ड स्वाइन्स की, जिनको कहा जाता है सावन। दे आर कंप्लीटली वेजिटेरियन एंड दे माइग्रेट टू इंडिया, ऑल ऑफ देम एट चिल्का लेक वी कैन सी इट देम इन विंटर्स। तीसरी कैटेगरी है जिनको बोलते हैं हम गल्स, दे आर नॉन वेजिटेरियन डक्स एंड वो यहीं पे रहती है विंटर्स में भी। इस टाइम आमंड ब्राउन कलर स्वाइन्स, जिनको ब्राह्मणी डक्स बोलते हैं, दिखाई दे रही है, कुछ वहां पे फ्लोट भी कर रही है, लुकिंग सो मैजेस्टिक। पीछे हमारा गेस्ट हाउस जहाँ पे हम स्टे सोए थे, डॉर्मेट्री, गेस्ट हाउस जो भी कहना कह लो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। वैसे मानसरोवर लेक पर थोड़ा आगे चलकर मुझे बाकी दोनों कैटेगरीज ऑफ स्वाइन्स, सावन और गर्ल्स भी दिख गई। और फिर बादल हटते ही दोबारा दिखे कैलाश पर्वत के कुछ अद्भुत नज़ारे। कितनी अमेजिंग बात है कि यहाँ के कई पक्षी हर साल यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर और हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों को पार करके भारत तक जाते हैं। पर यह रास्ता सिर्फ इन पक्षियों ने ही नहीं अपनाया था। करीब 180 साल पहले यहीं से एक और सफर शुरू हुआ था, जिसमें परिंदों की उड़ान नहीं बल्कि घोड़ों की टापें और तलवारों की चमक थी। और एक सपना था पूरे ट्रांस हिमालय क्षेत्र पर छा जाने का, जो देखा था भारत के सबसे महान सैन्य जनरल जोरावर सिंह ने। दरअसल 1841 में लद्दाख और गिलगिट बल्तिस्तान पर आधिपत्य जमाने के बाद जोरावर सिंह के पास 2 रास्ते थे एम्पायर, डोगरा एम्पायर को एक्सपैंड करने के। एक, या तो नॉर्थ में चले जाते और या वो तिब्बत में एंटर करते। नॉर्थ में बहुत बड़ा ग्लेशियर्स का जोन पड़ा है, प्लस अननोन एरिया है। वेस्ट तिब्बत में ऑन द अदर हैंड एक नेचुरल क्लेम हमेशा से रहा है लद्दाख का, सिंस डेज ऑफ नारी खुरसम, एंड खासकर इसके कूच एरिया में, जो कई बार लद्दाख के पास आता जाता रहा है। एंड इसी को जोरावर सिंह ने यूज करा अपने इन्वेजन के लिए। पर लद्दाख से आगे बढ़ना ही क्यों था? एक्चुअली इसके पीछे 4 मेन वजह दिखती हैं। तो पहली वजह तो एम्पायर को एक्सपैंड करना था, जिसमें तिब्बत के गूज एरिया में स्पेशली एक हिस्टोरिक क्लेम था लद्दाख का। दूसरी वजह एक्सपेंशन की थी कि ये वो टाइम था जब पंजाब एम्पायर में इंटरनल डिसेंशंस थी। ब्रिटिश एम्पायर वाज ऑक्यूपाइड इन अफगानिस्तान और विद चाइना ओपियम वॉर्स। इवन गुरखा एम्पायर में भी इंटरनल डिसेंशंस चल रही थी, एंड तिब्बत का भी यही हाल था। और इनफैक्ट गुरखा एम्पायर थोड़ा वीक भी हो चुका था आफ्टर एंग्लो गुरखा वॉर। तो जोरावर सिंह को लगा ये आइडियल टाइम है इन्वेट करने का। और तीसरी वजह इकोनॉमिक थी। दरअसल तिब्बत के अलावा
यही वो एक रीजन है जहां पश्मीना वुल प्रोड्यूसिंग गोट्स पाई जाती हैं, जो इंडियन प्लेन्स एंड सेंट्रल एशिया में एक बहुत ल्यूक्रेटिव ट्रेड आइटम भी थी, आज भी है, जिस पर जोरावर सिंह ने सोचा डोगरास की मोनोपोली कायम करने की। और फोर्थ, शायद स्पिरिचुअल रीजंस भी रहे होंगे टू ब्रिंग दिस मोस्ट सेक्रेड रीजन अंडर द डोगरास। अप्रैल में इन्वेजन की तैयारी हुई और मई में 10,000 की सेना के साथ शुरू हुआ जोरावर सिंह का तिब्बत पर धावा, जिसमें सिर्फ 5,000 की ही थी फाइटिंग फोर्स। 3 रास्तों से तिब्बत में इन्वेड किया गया। एक 500 की सेना लद्दाखी कमांडर नोनो सुदनाम के नेतृत्व में इंडस के साथ साथ डेमचौक से तिब्बत में घुसी। दूसरी भी 500 की सेना बाल्टी कमांडर गुलाम खान के साथ रुपशु और चुमूर के रास्ते अपर सतलुज वैली में आगे बढ़ी। ये दोनों धावे तिब्बत के गूंज के हिस्से में हुए। और तीसरा सबसे बड़ा धावा खुद जोरावर सिंह ने किया, 4,000 सिपाहियों के साथ ईस्ट पेंगोंग लेक के अलोंग तिब्बत के रूटोक के हिस्से में। कामयाबी पाती हुई ये तीनों सेनाएं अल्टीमेटली मिली गाटोक में, जहां से आगे डोगरा इन्वेजन प्रूव टू बी अ फोर्स ऑफ नेचर। और हर तिब्बतन रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए उन्होंने टकलाकोट तक पूरे वेस्टर्न तिब्बत पर कब्जा कर लिया। मानसरोवर लेक में स्नान और कैलाश के दर्शन करने के बाद जोरावर सिंह ने अपना वेस्टर्न तिब्बत में बेस बनाया तीर्थापुरी, जो जगह ज्यादा दूर नहीं है हमारे आज के डेस्टिनेशन दारचा से, जहां हम लगभग 45 मिनट की बस राइड के बाद पहुंच जाते हैं। तो मानसरोवर लेक के अपने गेस्ट हाउस या डॉर्मेटरी जो भी बोल लो, वहाँ से अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर दूर है दार्चेन का टाउन। इस एरिया में हमारी जर्नी में पुरांग के बाद जो सबसे बड़ा टाउन है वो है दार्चेन का। खूबसूरत टाउन लग रहा है। लुक एट दैट, सम ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल शॉप्स, लुक एट दो स्ट्रीट लाइट्स, खूबसूरत। ये सामने हमारा आज का होटल हिमालयन होटल, हिमालय कैलाश होटल। What a beautiful town of Darchen. होटल के जस्ट बाहर ये है माउंट कैलाश, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माउंट कैलाश। एंड इस तरफ ठीक कैलाश पर्वत के सामने कैलाश रेंज की सबसे ऊंची चोटी गोंडला मंदाता की पीक, उसके लेफ्ट में गोंडला की पीक, लिटिल ओवर 6900 मीटर्स की पीक है। एक्चुअली अबाउट 4700 मीटर्स पर दार्चेन का खूबसूरत टाउन बसा हुआ है बिल्कुल कैलाश रेंज के फुट हिल्स पर, जिससे यहाँ माउंट कैलाश के साउथ फेस के और इसके शहर के ठीक सामने कैलाश की मंडाता सब रेंज की पीक्स के बहुत ही खूबसूरत व्यूज मिलते हैं। इन इसके पास ही पड़ता है सतलुज नदी के किनारे तीरथपुरी, जहाँ सिर्फ 4 महीने में ही इंडस, करनाली और सतलुज की अपर वैलीज पर अपना आधिपत्य जमाकर जोरावर सिंह ने वेस्ट तिब्बत पर बनाया था अपना बेस। अपने इस कारनामे के साथ ही वो विश्व के मिलिट्री इतिहास में अमर हो गए थे। एंड प्रोबेबली द ओनली वे फ्रॉम देयर वाज डाउन। वो इसलिए भी क्योंकि 2 प्रॉब्लम्स थी। पहली, सर्दियां आने वाली एंड डोगरास की सप्लाई में इतनी बढ़ चुकी थी, इस सर्दियों में जम्मू से, श्रीनगर से या पंजाब से सप्लाई आना सोल्जर्स की या सामान की मुश्किल था। जोरावर सिंह न्यू दैट। और दूसरी, इतने रिजाउंडिंग सक्सेस के बाद आसपास के किंगडम्स की आंखें खड़ी हो गई। गुरखा डिडंट लाइक इट, चाइनीज, तिब्बतन्स ऑफ कोर्स डिडंट लाइक इट, और ब्रिटिश डिडंट लाइक इट। इनफैक्ट ब्रिटिश ने जम्मू एंड पंजाब के रूलर्स को एक लेटर लिखा कि 10 दिसंबर तक जोरावर सिंह को बोलो कि इन एरिया को छोड़ दे, नहीं तो दे हैव टू एक्ट। दैट वाज द रिप्लाई। एंड ये सब चीजों के बारे में जोरावर सिंह को पता जरूर था। एंड सो ही हैड स्टार्टेड अ नेगोशिएशन विद तिब्बतन्स। इन नेगोशिएशंस में जोरावर सिंह ने तिब्बतन्स के सामने 4 कंडीशंस रखी। पहली, तिब्बतन्स को उन्हें वेस्टर्न तिब्बत का रूलर रिकॉग्नाइज करना था। दूसरी, जोरावर सिंह वुड विड्रॉ आफ्टर द पेमेंट ऑफ अ ट्रिब्यूट। तीसरी, तिब्बतन्स को वॉर इंडेमनिटीज भी पे करनी थी। फोर्थ, वेस्ट तिब्बत को अपना सारा पश्मीना वुल विया लद्दाख सेल करना था, जिससे डोगरास की उस पर मोनोपोली रहे। वैसे ब्रिटिश प्रेशर के अंडर जोरावर सिंह ने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट खाली कर दिए, इंक्लूडिंग फ्रॉम द वेरी क्रिटिकल मायूम पास, और ये आगे चलकर एक बहुत क्रिटिकल मिस्टेक प्रूव होने वाली थी उनके लिए। शायद सर्दियों पे आ रही थी, ये वजह भी रही होगी कि फॉरवर्ड पासेस पे जो उनके सोल्जर्स खड़े थे वो वापस आए। बट जो भी वजह थी, ये अल्टीमेटली क्रिटिकल मिस्टेक प्रूव हुई
which led to his ultimate demise. दोपहरी को थोड़ा दार्जिलिंग के खूबसूरत टाउन एंड इसकी अमेजिंग मार्केट को एक्सप्लोर किया। कैलाश पर्वत के नीचे ये एक ऐसा टाउन है जहां लगता है कि खुद शिवजी इसके गार्डियन डेटी हो। आज इस टाउन को कैलाश मानसरोवर परिक्रमा का बेस कैंप माना जाता है और इसकी गलियों में चलना ऐसा लगता है जैसे आप एक साथ इतिहास, धर्म और व्यापार तीनों की कहानियों को जी रहे हो। तो ये हम आ गए हैं इस मार्केट के एंड में एंड प्रॉब्ली यहाँ पर ये दार्जिलिंग टाउन का एंड होता है। इसके बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं टाउन के लिए। यहाँ पे एक पार्किंग बनी हुई है और यहाँ से नीचे इस खूबसूरत मार्केट का व्यू। शाम को दार्जिलिंग से आधा घंटा दूर हम पहुंचे अष्टपद, जहां ऐसी मान्यता है कि जैन्स के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी अटेन निर्वाणा। वैसे यहाँ से कैलाश पर्वत के साउथ फेस के अभी तक के बेस्ट व्यूज भी देखने को मिले। एंड इसके सामने ये जो पर्वत है ये है नंदी हिल, जिसको अष्टपद भी कहा जाता है। लिटिल मीनिंग 8 स्टेप्स लीडिंग टू अ सेलेस्टियल टेम्पल। यहाँ एक छोटी मोनेस्ट्री भी है जिसको देखने के बाद वी कॉल्ड इट अ डे, एस कल हमें शुरू करनी है कैलाश परिक्रमा। So the next morning in दार्जिलिंग। अभी फिलहाल कैलाश पर्वत इज हिडन बाय क्लाउड्स। काफ़ी क्लाउडी स्काई है आज एंड आज हम शुरू करेंगे अपनी परिक्रमा अराउंड कैलाश पर्वत। यमद्वार से स्टार्ट होती है। यहाँ से आई थिंक हाफ एन आवर 45 मिनट्स का रास्ता है टू यमद्वार फ्रॉम दार्जिलिंग, जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होगी। तो निकल रहे हैं यमद्वार के लिए इन दीज बसेस एंड जहाँ से शॉर्टली वी स्टार्ट द ट्रैक। चलते हैं अंदर। तो चल दिए ट्रैक के लिए। पहले जा रहे हैं यमद्वार और उसके बाद स्टार्ट होगा ट्रैक साथ में कैलाश पर्वत। सो एंटर कर रहे हैं यमद्वार में। 4720 मीटर पर खड़ा है यमद्वार, शिवजी के इस पवित्र क्षेत्र का भौतिक और आध्यात्मिक प्रवेश द्वार, जो अलग करता है दो दुनियाओं को। कहते हैं जो भी यहाँ से गुजरता है वह कभी पहले जैसा नहीं रह जाता। यह द्वार प्रतीक है उस क्षण का जब आत्मा भौतिक बंधनों से मुक्त होकर सार्वभौमिक यात्रा के लिए तैयार होती है और सामने खुलती है अंतहीन संभावनाओं की दुनिया। इनिशियल ट्रैक काफी वेल मेड है। बहुत सारे लोग हैं, नॉट जस्ट इंडियंस, तिब्बतन्स, आई बिलीव चाइनीज ऑल्सो। अंदर गाड़ियां भी चल रही हैं, सो रोड से कनेक्शन भी है। खूबसूरत क्षेत्र है कैलाश आउटर कोरा का, जहां यमद्वार से थोड़ा आगे चलते ही हमें दिखता है चुकू गोम्पा, इस क्षेत्र की पहली बड़ी मोनेस्ट्री। और ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी कई प्राचीन और महत्वपूर्ण मोनेस्ट्रीज मिलेंगी हमें इस यात्रा के दौरान। यह रूट वैसे भी काफी अच्छे से डेवलप्ड है। एक वेल लेड पाथ, रुकने के लिए स्टॉप ओवर्स, सब कुछ तैयार है। बस दिल और मानस को तैयार करना जरूरी है। ये हमारे साथ साथ बह रही है लाचू नदी। इसका ज्यादातर पानी कैलाश क्षेत्र से बहता हुआ जाकर मिलता है राक्षस ताल में, और आज का सफर इसी नदी के साथ साथ है, इसीलिए रास्ता ज्यादा कठिन नहीं होगा। बस ग्रेजुअल चढ़ाई और उतराई। लगभग 12 से 13 किलोमीटर के आज के सफर में हम सिर्फ करीब 300 मीटर का ऑल्टीट्यूड ही गेन करते हैं। आज पूरा दिन हम चल रहे हैं कैलाश पर्वत की छाया में, जो हमारे दाएं तरफ बादलों के बीच दिखता और छुपता हमेशा मौजूद रहेगा, जिसको एक कवच की तरह ये ऊंची पर्वतीय रिजलाइन घेरे हुए है, एंड जिसके ठीक पीछे छुपी है दो छोटी पर महत्वपूर्ण लेक्स, रुकताई रक्तासो अर्थात काली झील और दुर्चिसो अर्थात सफेद झील। ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत की चाबी दुर्चिसो झील के अंदर है, और जो यात्री 13 बार कैलाश की आउटर परिक्रमा करते हैं वो इस झील की मिट्टी अपने साथ ले जाने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। सोचिए, मिट्टी तक एक आशीर्वाद बन जाती है। यहाँ प्रोस्पेक्शन करते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। आई थिंक बॉन्ड रिलीजन के होते हैं जो प्रोस्पेक्शन करते हुए परिक्रमा लगाते हैं। सच ये है कि कैलाश की परिक्रमा सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, ये एक अनुभव है जो हर व्यक्ति अपने तरीके से जीता है। फिर भी अगर हम पारंपरिक नजरिए से देखें तो इन 4 धर्मों के लोगों के लिए ये क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण है। हिंदूज और जैन्स
आमतौर पर 3/4 परिक्रमा लगाते हैं। बुद्धिस्ट और बौन लोग पूरी परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन बौन धर्म की एक अलग ही परंपरा है। वो कैलाश की परिक्रमा साष्टांग दंडवत होकर लगाते हैं और बाकी सबके विपरीत एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। पर यहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों को दोनों दिशाओं में परिक्रमा लगाते हुए, जैसे कि इस बात में भी एक गहरा संदेश छिपा है। दिशा से ज्यादा महत्वपूर्ण है नियत, और शायद यही है कैलाश का असली तत्व। तो करीब 2.25 घंटे को यहाँ चले हुए, एक ब्रेक पॉइंट पे बैठे हैं थोड़ी देर। करीब 8.5 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। सामने कैलाश पर्वत एंड ऊपर थोड़ा बातों से ढका हुआ है, बड़ा मैजेस्टिक साइड। तो चल पड़े आगे। आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स ब्रेक और फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। लगभग 3.25 घंटे के ट्रैक के बाद मुझे फाइनली दिखाई दिया। आई थिंक वो रहा डीराबुक, हमारा आज का स्टॉप आउट पॉइंट। चलते हैं उसकी तरफ से। सो 13 किलोमीटर का डिस्टेंस करीब करीब पहुंच गए अपने रेस्ट हाउस में एट डीराबुक। डीराबुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है। कैलाश के अराउंड 4 मेजर मोनेस्ट्रीज हैं, इनमें एक है डीराबुक की मोनेस्ट्री। 13 किलोमीटर करीब लगे 3.5 घंटे पहुंचने में। बहुत ही खूबसूरत व्यूज दिख रहे हैं यहाँ से कैलाश के। रूम की विंडो से कैलाश पर्वत के नॉर्थ फेस दिख रहा है। इट्स अमेजिंग। आई जस्ट शो यू। तो माउंटेन्स कैलाश के नॉर्थर्न फेस को कवर किए हुए हैं। लेफ्ट में है चनरसी माउंटेन 5675 मीटर के आसपास, एंड राइट में है चनदौर्जी माउंटेन 5750 मीटर का माउंटेन है ये। ऑल्सो यहाँ से लेफ्ट में 2 और इम्पोर्टेंट पीक्स बिल्कुल सामने हैं। ये फ्लैटिश सी पीक जैम्पेलियांग एट 5835 मीटर्स और शर्मारी एट 6008 मीटर्स, जिसके पीछे है डोरमला पास, हमारा कल का हाईएस्ट पॉइंट एट अबाउट 5630 मीटर्स। दिखाई तो नहीं दे रहा है अभी यहाँ से, पर इसके पीछे है। अब रास्ता कहाँ से नॉट श्योर, कल ही देखते हैं। शाम को मैंने विजिट करी डीरापुक की अमेजिंग मोनेस्ट्री। हम हैं डीरापुक की मोनेस्ट्री के अंदर। ये डीरापुक की मोनेस्ट्री जिसके अंदर हम हैं, और सामने से कैलाश पर्वत के खूबसूरत नज़ारे। काफी अच्छी मोनेस्ट्री थी। अंदर ऑब्वियसली फोटोग्राफी अलाउड तो नहीं थी, बट अ ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री ऑफ डीरापुक। 5000 मीटर पर बसा डीरापुक कैलाश का वो स्थान जहां इसका उत्तरी मुख आपके सामने खड़ा होता है। मोनेस्ट्री से आने के बाद मैंने यहाँ 1 घंटे तक कुछ नहीं किया, बस खड़ा रहा और इस शिखर को देखता रहा। ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया हो, जैसे मेरे और कैलाश के बीच एक निशब्द संवाद हो रहा हो। कभी कभी जिंदगी में कुछ समय ऐसे होते हैं जहाँ कुछ कहना और कुछ करना जरूरी नहीं होता, सिर्फ रहना ही काफी होता है। सो डे 2 ऑफ द परिक्रमा, और आज बहुत ही क्लाउडी मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। एंड वी जस्ट स्टार्टेड विद द ट्रैक। आज की हाइक लगभग 22.5 से 23 किलोमीटर की है। एंड सिंस आज हम लाचू वैली को छोड़कर एक दूसरी वैली जोंगचू में जाएंगे, तो इसीलिए हम क्रॉस करेंगे एक माउंटेन पास टोलमाला एट अबाउट 5640 मीटर्स, इस पूरी परिक्रमा का हाईएस्ट पॉइंट। शुरू के 6.25 किलोमीटर ही हमारे ट्रैक का मेजर असेंट होता है, जिसमें हम लगभग 650 मीटर का ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं। कहने का मतलब ये, ट्रैक कल से स्टीप जरूर होगा, बट अनलाइक पॉपुलर इंप्रेशन सुपर स्टीप नहीं है, एंड वॉकेबल रास्ता अच्छे से बना हुआ है। इस असेंट को हम 3 सब असेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक इनिशियल असेंट आता है लाचू नदी क्रॉस करके, एंड ऑल्टीट्यूड पहुंचता है 5200 मीटर्स। नज़ारे अपनी पहली सिग्निफिकेंट हाइक के बाद। सामने है कैलाश पर्वत, जो कि फिलहाल बादलों से ढका हुआ है। बहुत ब्यूटीफुल व्यूज, लुक एट द क्लाउड्स, अमेजिंग। ये टॉप हमारी पहली सिग्निफिकेंट हाइक का, ब्यूटीफुल। इस असेंट के बाद एक माइनर डिसेंट लेकर आता है हमारे रास्ते का आज का पहला ब्रेक पॉइंट। रास्ते का पहला स्टॉप पॉइंट ये रहा। कुछ रूम भी है रास्ते में इस स्टॉप पॉइंट पे टू रेस्ट। इस ब्रेक पॉइंट के पास स्टार्ट होता है सेकंड असेंट, जिसको लेकर हम पहुंचते हैं लगभग 5400 मीटर्स पर। तो सेकंड में हाइक खत्म हो गई है। हम हैं 5400 मीटर पे।
अगेन वेदर हैज चेंज कंप्लीटली क्लाउडी. 230 मीटर और गेन करना है. आई थिंक नाउ द फाइनल हाइट टू डोलमाला पास विल स्टार्ट. ओह थैंक यू. थैंक यू. यहाँ से फिर एक बार थोड़ा नीचे उतरते हैं एंड देन क्लाइंब करते हैं अपना फाइनल असेंट, जो है डोलमाला पास एट 5640 मीटर्स. हाइक्स पर कई बार फॉल स्टॉप देखकर धोखा खाया हूं मैं. आज भी वही हुआ. पर एनीवेज फाइनली पहुंच ही गया डोलमाला टॉप, जहां ठीक ठाक बारिश हो रही थी. Here Dolmala Pass at 5630 meters. Highest point in route कैलाश परिक्रमा. पूरा क्लाउडी. अभी बारिश थोड़ी कम हुई है. डोलमाला जैसे ऊंचे पर्वतीय दर्रों को देखकर कोई भी ये सोच सकता है कि इन पर कौन सर्दियों में आने की गलती करेगा, जब ये कई फीट बर्फ से ढके होंगे. लेकिन 10,000 से ऊपर की तिब्बतन सेना सर्दियों के विषम मौसम में भी मायूम पास और अन्य रास्तों से वेस्ट तिब्बत में घुसी, जिससे अपने फॉरवर्ड बेसिस खाली कर चुके जोरावर सिंह वाज कंप्लीटली टेकन बाय सरप्राइज. रीइंफोर्समेंट्स और सप्लाई आना सर्दियों में वैसे भी मुश्किल था, और ऊपर से अब तो समय भी नहीं था. एक एक करके डोगरास के सारे बड़े कमांडर्स के कंट्रोल वाली स्ट्रेटेजिक लोकेशंस तिब्बतन सेना जीतने लगी. राय सिंह, बस्ती राम, नोनो सुदनाम, गुलाम खान, सबको पीछे हटना पड़ा. अब इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, पर देयर अटैक वाज सो मेटिकुलसली प्लान्ड कि ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स ने उनको इंटेलिजेंस दी होगी. एनीवेज कई डिफेंसिव बैटल्स हार चुकी थी डोगरा सेना, इसलिए जोरावर सिंह ने टैक्टिक्स चेंज करने की सोची और टकलाकोट के पास ही एक जगह है टोयो, जहां उस समय तिब्बतन ट्रूप्स एंड सप्लाई लाइन वाज कंसंट्रेटेड. उस पर धावा बोल दिया, बट इट सीम्ड द तिब्बतन आर्मी वाज रेडी एंड जोरावर सिंह, already braving extreme cold, was outnumbered more than 3-1. इसके बावजूद he held out the Tibetan army bravely and didn't consider surrender, but ultimately severely outnumbered and outgunned. यहीं पर जोरावर सिंह was martyred. इसके बाद बिखर गई डोगरा सेना. 200 से 250 लोगों को छोड़कर either everyone was killed or captured. डोगरास ने तिब्बत ही नहीं, ईस्ट लद्दाख का रीजन भी खाली कर दिया था. ऐसा लग रहा था कि पूरे लद्दाख पर ही तिब्बतन आर्मी का कब्जा हो जाएगा. पर फाइनली डोगरास की रीइंफोर्समेंट पहुंची लेह, और तिब्बतन आर्मी ने कैंप किया ईस्ट लद्दाख में चिशुल के फ्लैट ग्राउंड्स पर, जहां से कैलाश रेंज शुरू होती है और यहां वेस्ट तिब्बत के इस भाग पर आकर लगभग खत्म होती है. एंड इसी रेंज के साय तले लड़ा जाने वाला था एक आखिरी युद्ध. तो मोस्ट लाइकली ये राइट में है गौरीकुंड. डोलमाला से नीचे आते ही दिखा खूबसूरत गौरीकुंड. इस सेशन के बाद लगभग 6.25 किलोमीटर का अगेन एक रिलेटिवली स्टीपर डिसेंड आता है, जिसके बाद हम पहुंच जाते हैं जोंगचू वैली में, जहां कल की ही तरह ऊपर नीचे रास्तों से होते हुए 10 से 10.5 किलोमीटर चलकर आ जाता है हमारा आज का फाइनल डेस्टिनेशन जुतुलफुक. पहुंच गए हैं रूम में. यह है रूम. 5 people are going to share the room. और अच्छा है एक्चुअली सेटअप. बाहर वेरी नाइस एक्चुअली. ब्राइट कैंप भी हैं कुछ. वेरी नाइस. थोड़ी देर रेस्ट करेंगे and hopefully I'll explore Jutulfuk Monastery, one of the 4 major monasteries around in this region, around Mount Kailash. जुतुलफुक की ये जगह है करीब 4,800 मीटर पे. दीरापुक थी 5,000 मीटर पे. तो हम 5,000 मीटर से गए लगभग 5,630 मीटर पे डोलमाला पास हाईएस्ट पॉइंट, एंड 5,630 मीटर से हमने डिसेंड किया है 4,800 मीटर पे. So you can imagine the change in altitudes which we have encountered today. और डिस्टेंस था आज का 23 किलोमीटर. So अच्छी थी. Was an exciting trek. बारिश भी थी, so challenging also. Yeah. So अभी देखते हैं if we can go to the Jutulfuk Monastery. शाम को थोड़ा जुतुलफुक के टाउन को एक्सप्लोर किया. Heading to the monastery and इस सेटलमेंट के खूबसूरत नज़ारे. छोटी सी सेटलमेंट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है. एंड ये पहुंच गए हम जुतुलफुक की मोनास्ट्री. मोनास्ट्री के बाहर चाइनीज फ्लैग. अगला दिन उतना कठिन नहीं था, सिर्फ 6 किलोमीटर का सीधा सा रास्ता. इसी के साथ हमारी कैलाश परिक्रमा पूरी हुई. और बिल्कुल इसी परिप्रेक्ष्य में सोचिए तो डोगरा आर्मी का तिब्बत में किया गया मिलिट्री एक्सपीडिशन भी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचता है, चुशुल की उस आखिरी क्रिटिकल लड़ाई के साथ, जिसमें जीत के साथ सीमाएं वैसी की वैसी ही रह गईं जैसे पहले थी.
एक हिस्सा कैलाश रेंज का भारत में और दूसरा तिब्बत में। तो ये पहाड़ आज पृथ्वी के दोनों हिस्सों को एक अदृश्य धागे से जोड़ते हैं, क्योंकि इनकी असली सीमा तो भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। और शायद इसीलिए शिव जी इसी ऊंचाई पर विराजमान होते हैं, क्योंकि इन तक पहुंचने के लिए हमें खुद को उठाना पड़ता है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। वैसे लद्दाख उस दिन तो बचा लिया गया था, लेकिन आगे हिमालय में गंगोत्री को लेकर तिब्बत के साथ एक नया विवाद जन्म लेने वाला था, जिसकी कहानी एंड गंगा के मूल की जर्नी आप देख सकते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट।